अमूमी तौर पर पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक टीनेजर बच्चा जो कद में अब तकरीबन उनके बराबर है, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो अपने पेरेंट्स की तरह के अक्ल वाले फ़ैसले कर सके। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं जो कि अक्सर हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, जिसमें हम लॉजिकल ब्रेन की बात करते हैं, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे बिल्कुल माथे के पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा है, जिसके अंदर रीजनिंग मौजूद है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद है, जिसके अंदर हम एनालिसिस चीज़ों को करते हैं, जिसके अंदर हम नफ़ा नुकसान को पहचानते हैं। अब ये तमाम जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जो कि अमेगडला है बेसिकली, और वो आलमंड साइज़ का ब्रेन है। ये जो अमेगडला है इसका काम हमारी सर्वाइवल को पॉसिबल बनाना और हर आने वाले ख़तरे से सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हमें आगाह करना है। ये इन्नेट ब्रेन है जो कि हम बहुत बचपन से डेवलप हमारा होता है और हम उसी के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये जैसे जैसे बच्चा नशोनुमा पाता है, साल हा साल वो आगे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रवां दवां होता है, तो उसकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो भी ज़्यादा डेवलप होती जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये आम तौर पर 21 से 25 साल की एज में जाके कम्प्लीटली डेवलप होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और ये शो डिज़ाइन किया गया है ऐसे तमाम ख़ानदानों के लिए जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार है, और हम मुख्तलिफ़ ऐसे मौज़ूआत पे भी आपकी रहनुमाई करते रहते हैं जो कि ख़ानदान के बाकी अफराद से भी रिलेटेड हैं। और आज भी हमने कुछ ऐसा ही मौज़ू मुंतखब किया है जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ये मौज़ू ऐसा है जिसमें बच्चे घिरे होते हैं और ये बज़ाहिर मंशियात लेने से तो कम नुकसानदेह, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस मंशियात से भी ज़्यादा होते हैं। इसमें जान जो है वो ख़तरों पे होती है और इंसान जो है वो ख़तरों का खिलाड़ी होता है। प्रोग्राम के डेकोरम में मैं आपका सबसे पहले तारुफ़ कराऊंगी हमारी माहिर से, जो कि है मैडम उज़्मा सदाकत। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। हर प्रोग्राम में मैं मैडम का तारुफ़ देती हूँ जो कि बड़ा ही शानदार है। इनकी जो वर्किंग है वो बहुत ही काबिल सताइश है। इन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की, बल्कि बैरून मुल्क से भी अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करके ये आज इस मकाम पर है कि ये बहुत सारे लोगों को मदद फराहम कर रही हैं, और बहुत सारे लोग जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, वो इनकी भरपूर जो सलाहियतें हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और मैडम की जो ट्रेनिंग है फैमिली काउंसलिंग में, वो पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट हैं जिसकी ट्रेनिंग इन्होंने अमेरिका से हासिल की है। तो मैडम कैसा लगता है आपको फैमिली के लोगों के साथ काम करना? बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और ख़ास तौर पे जब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी ख़बर आती रहती है तकरीबन हर रोज़ जो कि अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ होती है कि उन्हें हमारे यहाँ काम करने के बाद कोई कामयाबी मिली, कोई चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बेहतर हुई, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। सो ऐसी छोटी छोटी ख़बरें जब मिलती हैं तो दिल ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप ज़्यादा जज्बे के साथ फिर काम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ आऊँगी। जो पहला सवाल मैं मौजू के हवाले से आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि अनाउंस किया कि हम आज बात करेंगे बच्चों के, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के उन ख़तरनाक रवैयों पर जहाँ उनकी जान जो है वो ख़तरे में होती है। और इस किस्म के ख़तरों से हम अमूमन बच्चों को देखते हैं कि वो दरपेश हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उनके ब्रेन को उकसाती है कि वो इतने ख़तरनाक और इतने रिस्की बिहेवियर्स शो करते हैं जो कि जान की परवाह भी नहीं करते? जैसे आप रोड पे जाएं तो अमूमन आप देखते हैं कि ट्रैफिक में कोई बच्चा वन व्हीलिंग कर रहा होता है, और इस पेश नज़र इससे कि उसकी जान ख़तरे में है या उसके लिए ये लम्हा आखिरी लम्हा साबित हो सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो ऐसे रिस्की बिहेवियर्स पे उकसा देती है? अच्छा, रिस्की बिहेवियर से मुराद ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसमें या तो आपकी जान ख़तरे में होती है और ये बिहेवियर्स आपको मौत के मुंह में धकेल देते हैं, या फिर कोई ना कोई लाइफ टाइम के लिए डिसेबिलिटी जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है। और तीसरे नंबर पर जो उनका नुकसान है कि आपके माशरती ताल्लुकात अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अमूमी तौर पर पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक टीनेजर बच्चा जो कद में अब तकरीबन उनके बराबर है,
लेकिन ज़हनी तौर पर अभी उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो अपने पेरेंट्स की तरह के अक्ल वाले फ़ैसले कर सके। हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं जो कि अक्सर हमारे प्रोग्राम सुनने वाले लोगों को अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा होगा, जिसमें हम लॉजिकल ब्रेन की बात करते हैं, जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे बिल्कुल माथे के पीछे वाला ब्रेन का हिस्सा है, जिसके अंदर रीजनिंग मौजूद है, जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर मौजूद है, जिसके अंदर हम एनालिसिस चीज़ों को करते हैं, जिसके अंदर हम नफ़ा नुकसान को पहचानते हैं। अब ये तमाम जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जो कि अमेगडला है बेसिकली, और वो आलमंड साइज़ का ब्रेन है। ये जो अमेगडला है इसका काम हमारी सर्वाइवल को पॉसिबल बनाना और हर आने वाले ख़तरे से सेकंड के हज़ारवें हिस्से में हमें आगाह करना है। ये इन्नेट ब्रेन है जो कि हम बहुत बचपन से डेवलप हमारा होता है और हम उसी के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये जैसे जैसे बच्चा नशोनुमा पाता है, साल हा साल वो आगे अपनी ज़िंदगी के सफ़र में रवां दवां होता है, तो उसकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो भी ज़्यादा डेवलप होती जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये आम तौर पर 21 से 25 साल की एज में जाके कम्प्लीटली डेवलप होती है। अगर मैं ये कहूँ कि इमोशनल ब्रेन बाय बर्थ हम लेकर पैदा होते हैं जो कि कंप्लीट डेवलप्ड होता है, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या लॉजिकल ब्रेन जो है वो हमारा 21 से 25 साल की एज में जाके मुकम्मल होता है। इसका मतलब है कि इन बिटवीन उस एज से पहले हम जो डिसीजन करेंगे वो ज़्यादा कंक्रीट नहीं होंगे, हो सकता है वो ज़्यादा हेल्दी भी ना हो। इसी तरह से हमारी जो रीजनिंग होगी वो एक एडल्ट की निस्बत जो है वो डिफरेंट होगी। हम कुछ चीज़ों को सही समझ रहे होंगे जबकि प्रैक्टिकली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे। ये तो आपने मुझे वो लिमिटेशंस और वो वजूहात बताई हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा एलेबरेट करें कि वो ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिन्हें हम रिस्की बिहेवियर्स के तौर पे मार्क कर सकते हैं, और अगर पेरेंट्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर वो अपने बच्चों में ऐसा कोई रवैया एसेस करते हैं तो फिर हम आगे फर्दर उनको गाइडलाइन भी देंगे। लेकिन ऐसे रवैयों की पहचान मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे बताई जाए कि वो कौन से रवैये। 6 बुनियादी रवैये हैं जो कि रिस्की बिहेवियर्स की कैटेगरी में आते हैं, और अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने उनको 6 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट किया है कि 6 रवैये हैं जो कि टीन एज के अंदर आपके बच्चों के अंदर नज़र आ सकते हैं। इन 6 जो बिहेवियर्स हैं रिस्की बिहेवियर्स, इनमें से सबसे पहला है कि ऐसे रवैयों में इन्वॉल्व होना जिससे अनइंटेंशनल इंजरीज हों या फिर वायलेंस की तरफ बच्चे जो हैं वो जाएं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो बच्चे जब हमारे टीनेजर बाइक या साइकिल चलाते हैं तो वो कभी भी हेलमेट का यूज़ नहीं करते, बल्कि वो साइलेंसर निकाल लेते हैं बाइक में से ताकि हर गुजरते बंदे को पता चले कि वो उनके पास से गुजर रहे हैं। इसी तरीके से अगर वो गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो पैसेंजर सीट पे हैं तो वो वहाँ पे भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। ये भी रिस्की बिहेवियर्स के अंदर आता है। थर्डली, वो ऐसे लोगों के साथ भी गाड़ी में सवार हो जाते हैं जो कि ड्रंक होते हैं या ड्रग्ड होते हैं, यानी अंडर दी टॉक्सिकेशन होते हैं, लेकिन वो उनके साथ बैठकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात करीब की जगहों में और बाज़-औक़ात वो दूर की जगहों में ट्रैवल करने की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से ये वो बच्चे हैं जो वन व्हीलिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं, या गाड़ियां हैं तो उसको घसीटते हुए आपको नज़र आते हैं, या मुख्तलिफ करतब करते दिखाई देते हैं। पहला तो रिस्की बिहेवियर ऐसा है जिसके अंदर आप अनवांटेड इंजरीज़ की तरफ जाते हैं, अनइंटेंशनल इंजरीज़ की तरफ जाते हैं और वायलेंस की तरफ जाते हैं। ऐसे तमाम रवैयों से हमें परहेज़ करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो दाव पर ना लगे। अच्छा, बाकी के ऐसे जो आपने 6 कैटेगरीज बताई हैं। अच्छा, सेकंड जो रवैया हम देखते हैं उसमें बज़ाहिर हमारे सुनने वाले ये समझेंगे कि शायद ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान का मसला है और हमारे पास आए दिन ऐसे क्लाइंट्स जो हैं वो आते रहते हैं जो इसी तरह के मसाइल का शिकार होते हैं कि टीन एज के अंदर ही बच्चे जो हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, वो 12 साल के होते हैं, 13 साल के होते हैं, अभी उनके जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप्स की वजह से बाज़-औक़ात उन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जो कि अबॉर्शंस की सूरत में फिर एलिमिनेट करवाना पड़ती हैं। बट ये सारे सिनेरियो में उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी कम्प्रोमाइज्ड होती है, और यही बच्चियाँ आगे चल के जब अपने इस प्रोसेस में मैरिज की वजह से जाती हैं तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तीसरा है ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करना। ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाहे आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा ड्रिंक करें
یا ڈرگس کریں تو یہ بھی رسکی بیہیویئر کے اندر آتا ہے. سو ٹین ایج کے اندر ہی بچے بعض اوقات ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں, وہ ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر میں اسکول کالجز کی بات کروں تو اس میں الکوہل بھی شامل ہے, اس میں illicit ڈرگس بھی شامل ہیں, جیسے ہیروئن, جیسے چرس کا استعمال, آئس کا استعمال آج کل کافی بڑھتا نظر آتا ہے, کوکین کا استعمال ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پرسکرپشن ڈرگز بھی اسٹوڈنٹس کے اندر بہت کامن ہے, خاص طور پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اندر, اور جو ہائر ایجوکیشن کے اندر بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کامن ہے. اور اس میں ریٹالین کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے, ویلیم کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے, لیگزوٹنلز کا استعمال بہت زیادہ نظر آتا ہے. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آگے چل کے کسی نہ کسی سبسٹنس ایڈکشن میں مبتلا کر سکتی ہیں. اچھا, جہاں تک ریسورسز کی بات ہے کہ کیا ریسورسز ہیں جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خود سیکھنا پڑے گا, جو کہ 24 آورز ان کے ساتھ رہتے ہیں, کہ وہ کیا ایسی چیزیں کریں جس سے ٹین ایج کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک کمفرٹیبل ریلیشن شپ مینٹین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں ڈسپلن بھی کر سکیں. اچھا, زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ یہ سیکھنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ بچوں کو ڈسپلن کیسے کیا جائے, جبکہ زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ بچوں کے ساتھ رشتہ کیسا بنایا جائے. اگر آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا رشتہ ہے تو پھر آپ کے بچے آپ کے ڈسپلن کو مانیں گے. لیکن اگر آپ کا رشتہ بہت کمزور ہے ان کے ساتھ, اگر آپ بس اتھارٹی فگر بننا چاہتے ہیں گھر میں اور آرڈر پاس کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو آپ ٹائم نہیں دیتے, تو پھر آپ کے لیے ایسے بچوں کو ڈسپلن کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ ان کا ریبیلیس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوگا. تو سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ بہتر رشتہ استوار کرنے کی ضرورت ہے, اور رشتہ استوار کرنے کے لیے فزیکل کانٹیکٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ اپنے بچے کو چھوئیں, اسے ٹچ کریں فزیکلی, اس کو ہگ کریں. اور اگر آپ کو ہگ کرنا ٹین ایج میں آپ کے بچے تھوڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں, یا آپ کو بعض اوقات آکورڈ لگتا ہے کیونکہ آپ کو عادت اس چیز کی نہیں ہے, تو آپ اس کے شولڈر پہ ٹچ کر سکتے ہیں, پیٹ کر سکتے ہیں. لیکن فزیکل کانٹیکٹ جو پیرنٹس اور بچوں کا ہے, خاص طور پہ ٹین ایجرز کا, تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, وہ بچپن میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, گریجولی لوگ اسے کم کر دیتے ہیں, لیکن اسے گریجولی ختم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو بھی گرو کرنا چاہیے, اچھا مینٹین رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ٹین ایجر بچہ ہے تو آپ اس کو گود میں بٹھا لیں, ڈیفینیٹلی اب اس کی وہ ایج نہیں ہے, لیکن آپ ضرور پاس بیٹھا ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں یا اس کے بازو کو پیٹ کرتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی فزیکل کانٹیکٹ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اپنے بچے کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو آپ انہیں ہگ کر کے بھیج سکتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں تو آپ ہگ کر کے ریسیو کر سکتے ہیں, اگر نہیں تو آپ کم سے کم شیک ہینڈ کر سکتے ہیں, یا ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, انہیں ٹچ کریں اور ان سے کوئی بات چیت کریں. سیکنڈ ایک بات ہے فزیکل کانٹیکٹ کے بعد کہ بچوں کو پریز بھی ضرور کریں. زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. جسمانی ضروریات سے میری مراد ہے کہ وہ انہیں اچھا کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, وہ انہیں پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیتے ہیں, وہ ان کے رہن سہن کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے ان کو ایک اچھا بیڈ روم جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں یا اچھی جگہ دیتے ہیں رہنے کے لیے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایموشنل نیڈس تو پیرنٹس اپنا ہاتھ تھوڑا کھینچ لیتے ہیں, وہ ان کی تعریف نہیں کرتے, وہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ایکنالج نہیں کرتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے یہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. وہ کریڈٹ کریڈٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, کریڈٹ اس تک جانے نہیں دیتے. بچوں کے اندر خاص طور پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, میں ٹین ایجرز کی بات کر رہی ہوں, کہ ان کو چھوٹے چھوٹے بیہیویئر پکڑے ان کے جو پازیٹیو ہوں, اچھے ہوں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ریپیٹ کریں تو اس پہ ضرور انہیں پریز کریں. پریز سے میری مراد کوئی 2 گھنٹے کی پریز نہیں ہے. پریز سے میری مراد ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر اس کو بتائیں کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ بڑا اچھا آپ کو لگا اور آپ کا دل بڑا خوش ہوا, اور ویسے وہ ایک اچھا انسان ہے. سو پریز بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ایکشن پہ ضرور کریں, اور اگر وہ بڑا کوئی آؤٹ کم دیتا ہے اس پہ بھی ضرور پریز کریں. بٹ آؤٹ کم کی بجائے اگر آپ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز جو کہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز دیٹ آؤٹ کم, اگر آپ اس پہ پریز کرتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا, اس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم کچھ ضرور سپینڈ کریں. ڈیلی ڈے کے اندر کچھ نہ کچھ ٹائم کوئی آپ بریک فاسٹ اکٹھا کر لیں. اگر آپ بریک فاسٹ اکٹھا نہیں کر سکتے تو ڈنر اکٹھا ضرور کرنے کی طرف جائیں, نہیں تو شام کی چائے اکٹھی ضرور پینے کی طرف جائیں. اس کے علاوہ ویکلی بنیادوں پہ بھی ضرور اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کریں, جیسے مووی دکھانے کے لیے سب کو باہر لے جائیں, یا کھانا باہر کھانا, یا گھر میں کوئی کھانا ارینج کرنا اور اس میں سب جو بچے ہیں اس کو انجوائے کرنا. بچوں کے ساتھ جب آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ صرف بچوں کو اٹینڈ کریں,
बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ जो पेरेंट्स हैं, जब बच्चे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने किसी काम में मगन होते हैं, अपनी बातों में मगन होते हैं, और वो कहते हैं हाँ बोलो, और बच्चा उन्हें बात कहता है, वो प्रॉपर बात सुनते नहीं और वो फ़ौरन कोई हुक्म सादर फरमा देते हैं। जब भी आपका बच्चा आपसे बात करने आए, चाहे वो टीनेजर है चाहे वो छोटा है, तो अपने काम छोड़कर उसकी तरफ मुँह करें, आई कॉन्टैक्ट बनाएं और उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुनें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा खुद को इम्पॉर्टेंट कंसिडर करता है आपके लिए। आप इस रवैये से बता रहे हैं कि तुम बाकी कामों से ज़्यादा प्रायोरिटी पे हो, ज़्यादा अहम हो। फ़र्ज़ करें अगर आप बिज़ी हैं और आपके पास टाइम नहीं है उसको अटेंड करने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि बेटा आप आधे घंटे के बाद मेरे पास आइएगा ताकि मैं ये काम निपटा लूँ और मैं आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो से सुन सकूँगा। सो अपने बच्चों से जब भी बात करें पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो उन्हें दे के बात करें। और अभी 2 ही टिप्स मैडम ने दिए हैं कि अपना एक तो फिज़िकल टच जो है वो बच्चों के साथ बरकरार रखें और उनके जो इमोशनल नीड्स हैं उनको पूरा करने की तरफ आएँ, उनको अप्रेज़ल देने की तरफ आएँ। और इसके अलावा मैडम क्या किया जा सकता है? इसके अलावा अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। ये वो चीज़ें थी जो कि रिश्ता ज़्यादा मजबूत करने की तरफ हैं। वंस रिश्ता मजबूत हो जाता है तो फिर आप कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन करें, सवाल ज़्यादा पूछें और जानने की कोशिश करें कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, स्कूल के अंदर वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करें कि वो वॉलंटेरीली ये इन्फॉर्मेशन आपको दें, जिसके लिए पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो फौरी तौर पे उन्हें अटेंड करें और कुछ टाइम जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनके साथ स्पेंड करें। जैसे उन्हें कपड़े चेंज करने में कुछ हेल्प कर दें, चीज़ें उनकी प्रॉपर किसी जगह पे रखने में हेल्प कर दें, या उन्हें पूछें कि पानी चाहिए या खाना भी थोड़ी देर में चाहिए या कब चाहिए। सो उनके इर्द गिर्द कुछ मौजूद रहें ताकि बच्चों को लगे कि मैं घर वापस आया हूँ तो मेरी माँ ने मुझे अटेंड किया है प्रॉपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेस्ट घर में आता है तो हम उसे उठ खड़े होते हैं अटेंड करने के लिए और उससे अवगत करते हैं, उससे पूछते हैं। सो जब वो अटेंड कर रही है माँ तो उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी करने चाहिए कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका स्कूल में, आज आपके कौन कौन से फ्रेंड्स आए हुए थे, आज स्कूल का दिन कैसा रहा आपका, आपकी कौन कौन सी क्लासेस हुई, अच्छा स्कूल के अंदर क्या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया या ना किया। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें जिसका वो एलेबोरेटिव थोड़ा आंसर कर सकें। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से इज्तनाब करें। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ये हैं कि दिन फिर अच्छा गुजरा आपका, वो कहेगा हाँ या वो कहेगा ना। अच्छा आज दिन स्कूल के अंदर सारी आपकी क्लासेस हुई, वो कहेगा हाँ या ना। सो येस नो वाले क्वेश्चंस उससे ना करें बल्कि ऐसे सवाल करें जिसका वो कोई 2 फिक्रों में या 1.5 फिक्रे के अंदर आपको जवाब दे और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचे। जब बच्चों को आप इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो वॉलंटरीली वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उनकी ज़िंदगियों में हो रहा है, तो अब आपके पास काफ़ी एज है कि आप इंटरवीन कर सकें उस जगह पर जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको अपने बच्चों को मशवरा देने की ज़रूरत है, या यहाँ पे कोई ऐसा रवैया है जो कि आपको अपने बच्चों के अंदर करेक्ट करने की ज़रूरत है। रिएक्शन जो है वो बच्चों के अंदर एक रिबेलियस एटीट्यूड को डिवेलप करता है, क्योंकि टीन एज से मुराद एक ऐसी एज है जिसमें बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्की बिहेवियर्स भी लेते हैं बिकॉज उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे एक 9 माह का बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो चलता है, बिकॉज उसको मज़ा आ रहा होता है और वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, अच्छा मैं 2 टांगों पे कैसे चल सकता हूँ, मैं चलता हूँ तो मैं कैसा लगता हूँगा। सो टीन एज के अंदर भी बच्चे अपनी ज़िंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, लोगों के बारे में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और चूँकि ये एज ऐसी है जिसमें जो अपोजिट जेंडर है उसमें अट्रैक्शन भी डेवलप होती है, सो आपको अपने बच्चों को गाइड करना है। अगर आप ट्वीन्स में ही गाइड करते हैं, 10-12 साल की उम्र में ही गाइड करते हैं, तो फिर आपके बच्चे उन तमाम चीज़ों से या इम्कानात से ज़्यादा बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ट्वीन्स में गाइड नहीं करते तो ज़ाहिर बात है जब वो सारे इंटरेक्शन में जाएंगे फिर भी बहुत अच्छे मौके होते हैं पेरेंट्स के लिए कि वो तहम्मुल से उनकी बात को सुनें, समझें और उन्हें गाइड करें कि जो चीज़ें ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की हर बात को ज़रूर सुनें, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दें कि आपके पास दोनों कान मौजूद हैं उनकी तमाम बातें सुनने के लिए। ज़्यादातर इस एज में बच्चे जो हैं वो अपने जैसे
साथियों के साथ इन चीज़ों को शेयर करते हैं, क्योंकि आगे से कोई रिएक्शन नहीं आना होता, बल्कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो क्यूरोसिटी में पूछते हैं अच्छा फिर कब, फिर कैसे हुआ ये, सो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें देने की तरफ जाएंगे। के ऊपर एक धाक जमानी होती है ना, तो इस तरह की और ट्रस्ट भी वो ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स पे, बिकॉज फ्रेंड्स ने कोई रिएक्शन नहीं देना होता। फ्रेंड्स रिएक्शन इसलिए नहीं देते बिकॉज फ्रेंड्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स की लाइबिलिटी ज़रूर है, लेकिन पेरेंट्स को इन तमाम मसाइल को पॉजिटिवली डील करना है, ना कि रिएक्शन दे के अपना और बच्चे के साथ ताल्लुक भी खराब करें और फिर बच्चे से जो चीज़ वो चाहते हैं कि वो ना करे वो ज़िद में आकर वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ है जो कि पेरेंट्स को टीनेजर्स को मैनेज करते हुए देखने की ज़रूरत है कि फ़र्ज़ करें अगर पेरेंट्स के अपने कोई मियाँ बीवी के ताल्लुकात में प्रॉब्लम है, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड है, कोई लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बच्चों के सामने ज़्यादा उन लड़ाई झगड़ों को ना करें, और अगर करने भी हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो रिस्पेक्टफुली डील करें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे इन तमाम सिनेरियोज़ को ना देखें। ये आप अलहदा बैठकर दोनों डील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के सामने बीवी पर शाउट करते नज़र आते हैं या बीवी बच्चों के सामने हस्बैंड पर शाउट करती नज़र आती है, तो आप बच्चों को बताते हैं कि देखो ये रिश्ते ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, और बच्चे इस एज के अंदर समहाउ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते हैं, उनके पेरेंट्स के हालात जैसे भी हों, सो उन्हें लगता है कि शायद वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए, अगर वो अच्छे मार्क्स लेकर आते तो पेरेंट्स के हालात ये ना होते, शायद वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कामयाब नहीं हो सके, अगर वो होते तो उनके पेरेंट्स के हालात ये ना होते। सो पेरेंट्स को जो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ किड्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है, और अगर डील करना है तो रिस्पेक्टफुली डील करें, मुश्किल बातचीत जो है उसको भी रिस्पेक्टफुली करें और कोई विन विन निकालने की कोशिश करें, एक दूसरे पे ब्लेम ना करें, बिकॉज आपके बच्चे ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं और इवेंचुअली ये तमाम चीज़ें फिर उन्होंने आपके साथ भी अप्लाई करनी है। सो ये चंद चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स लेक्चरिंग मत करें। मेरे पास जितने भी टीनेजर बच्चे आते हैं वो ये बताते हैं कि लेक्चर बहुत मिलता है, और लेक्चर छोटा नहीं होता बल्कि वो 60 मिनट 90 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि आपका पास्ट क्यों ख़राब था, आपका हाल भी बेहाल है और आपका मुस्तकबिल भी आगे ख़राब होने वाला है, आपसे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि लेक्चरिंग की बजाय कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दें बच्चों को, यानी कम बातचीत करें, ठोस बातचीत करें, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो बच्चों के फ़ैसलों से उन्हें निपटना पड़ते हैं वो फिर बच्चों को ही डील करने दें उन कॉन्सिक्वेंसेस से। और अगर वो बच्चे उनके पास आते हैं कि ये मसला हो गया है आप इसको निपटाएं, तो आप उन्हें कहें कि आइंदा से आप जो है अंजाम को जहन में रखते हुए कोई चीज़ इनिशिएटिव कीजिएगा, बिकॉज ये कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप इस दफ़ा फेस करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम सीख जाएंगे कि जब भी मैं कुछ काम करूँगा तो मुझे ये देख के काम करना है कि इसका अंजाम क्या निकलेगा। मैम, अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ कम्युनिकेशन की बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स, और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो हम रिस्की बिहेवियर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सिनेरियो भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट हैं जो कि ख़ुद बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, अब बच्चे ने बैठ के उनके साथ ये बात सीख ली है कि रैश ड्राइविंग इज़ ओके, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस अगर उससे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उन्होंने कुछ भी झगड़ा वगैरह करके सिचुएशन हैंडल कर ली, अब बच्चे का ये एक लर्न बिहेवियर है और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी इस तरह से परसीव नहीं करता कि इट्स अ रिस्की बिहेवियर, और बाहर अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में तो वो आके उसको डिस्कस भी नहीं करता। तो अब इन चीज़ों में जो पेरेंट और एक किड का कम्युनिकेशन गैप है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये रिस्की बिहेवियर्स की तरफ किस तरह लेके जाता है, इसके बारे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, पेरेंट्स जो भी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं वो समझते हैं वो ठीक हैं, वही चीज़ें जब उनके टीनेजर्स बच्चे करते नज़र आते हैं तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि वो अपने रवैयों को बेहतर बना लें, जो चीज़ें वो चाहते हैं उनके बच्चे सीखें वैसा वो करते नज़र आएँ, क्योंकि पेरेंट्स पहले उस्ताद हैं बच्चों के लिए छोटी उम्र में, और जो चीज़ें वो करते नज़र आएंगे थ्रू मॉडलिंग बच्चे सीखते हैं। बच्चे अगर गलत चीज़ें थ्रू मॉडलिंग सीखते हैं तो इसका मतलब है बच्चे अच्छी चीज़ें भी थ्रू मॉडलिंग सीखते हैं। तो अगर कोई पेरेंट जब गाड़ी ड्राइव करता है और वो सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखता है, जो साथ बैठा बच्चा है वो सेफ्टी मेजर्स को लर्न कर रहा है और वो सब कॉन्शियसली वही चीज़ें करेगा जो कि वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है। अगर कोई पेरेंट रेड बत्ती क्रॉस नहीं करता तो बच्चे भी चांसेस ये ज़्यादा हैं कि बच्चे भी फिर रेड बत्ती को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर कोई पेरेंट ओवर स्पीडिंग नहीं करता
तो इसका मतलब है कि उनके बच्चों में भी चांसेस हैं कि वो लर्न करते हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन रही, कितनी भी इमरजेंसी रही, बट मेरे फादर ने या मदर ने जो कवानीन थे ट्रैफिक के वो नहीं तोड़े, तो फिर उसके अंदर भी असूलों को मानने की जो हैबिट है वो डेवलप होती है, कवानीन को ओबे करने की हैबिट डेवलप होती है। लेकिन अगर पेरेंट खुद रेड बत्ती क्रॉस करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, कवानीन को नहीं मानते, जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं उन्हें भी तो गालियां देते हुए निकल जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को बेसिकली सिखा रहे हैं कि देखो ऐसा करना ठीक है। कल को वही बच्चा जब ऐसा करेगा तो फिर वो उसे मना नहीं कर सकते। सो सबसे पहले पेरेंट्स को खुद अपने रवैयों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मिस तहसीन, आपके पास कोई क्वेश्चन? बस ये जो रिस्की बिहेवियर्स है इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या पेरेंट्स को टाइमली कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ताकि वो जो एक एड्रेनलिन रश है बच्चे के अंदर वो चैनलाइज हो जाए। दूसरी चीज़ ये फिज़िकल फैक्टर्स की हमने बात की है ऑनसेट में इसके, तो इसमें सोशल फैक्टर्स, पीयर प्रेशर कितना रोल प्ले करता है? अच्छा, एक तो पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बाज़ इंटेलेक्चुअल नोयत की होती हैं, बाज़ फ़िज़िकल नोयत की होती हैं, और बाज़ वो साइकोलॉजिकल नोयत की होती हैं। इंटेलेक्चुअल नोयत से मेरी मुराद है कि बच्चे किसी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं, या वो कोई क्रिटिकल राइटिंग के मुकाबलों के अंदर पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं। फ़िज़िकल से मुराद है वो किसी न किसी फ़िज़िकल स्पोर्ट का हिस्सा बनते नज़र आते हैं। साइकोलॉजिकल से मुराद है कि वो शेर व शायरी के मुकाबलों में पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं, शेर पढ़ते नज़र आते हैं, वो ड्रामा के अंदर छोटे छोटे स्किल्स जो उनके अंदर काम करते नज़र आते हैं, या डांस करते नज़र आते हैं। सो कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर करवाने की तरफ जाएँ और ख़ुद भी उसमें पार्टिसिपेट करें। अब ख़ुद कैसे पार्टिसिपेट करें? जैसे आजकल बहुत ज़बरदस्त ऐसी जगह हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं और उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेमिंग है, फ़िज़िकल गेमिंग है, स्केटिंग है, सो कुछ भी है, आप उनके साथ पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आएँ, जिससे आपके बच्चे इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेंगे कि अच्छा ये चीज़ें करना हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। मैम यहाँ पर इसकी बिहेवियर्स की बात हो रही थी, तो टीनेजर्स बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग से पिक करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया से टीनेजर्स बहुत लर्न करते हैं। मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया जो है वो किस हद तक लिमिट होना चाहिए टीनेजर्स के लिए, क्योंकि सम टाइम बैक आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि एक चैलेंज आया था आइस बकेट चैलेंज, जिसमें बकेट होती थी फिल्ड ऑफ आइस और वो पोर करते थे। टीनेजर्स को मैंने देखा कि वो बहुत इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, और रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि उससे आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है या सम सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस हो सकता है। तो ये क्या होना चाहिए? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने रिलेशनशिप्स की बात की, जिसमें आपने कहा कि हरासमेंट जो किसी किस्म का ट्रॉमा जो है वो टीनेजर के लिए सही नहीं साबित होता है। तो अगर दो पेरेंट्स हैं वो दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, तो उसमें किस तरह से टीनेजर को शेल्टर करना चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट को इफेक्ट ना हो? अच्छा, पहली तो चीज़ जो आपने बात की कि क्या सोशल मीडिया को लिमिट करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि आप लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बच्चों को गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह के लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रियल लाइफ में उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि उनके फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए और किस तरह के लोगों के साथ वो दोस्ती करें। अगर कोई बुरा इन्फ्लुएंस नज़र आता है तो आप उन्हें गाइड करते हैं कि इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं, लेकिन आप ज़िद नहीं लगा लेते बच्चों के साथ। सिमिलरली आप सोशल मीडिया के हवाले से भी गाइड करते हैं कि वो जब भी किसी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करें तो पहले उसको देखे भालें कि क्या ये फेक अकाउंट तो नहीं है, क्या ये जेन्युइन अकाउंट है। फिर अगर आप किसी भी फेसबुक वॉल को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि इसके ख्यालात कैसे हैं। सो आप फिर बताते हैं बच्चों को कि किन ख्यालात के लोगों को ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि आपको इंकरेजमेंट मिले। और एक और चीज़ जो कि टीनेजर बच्चों को रिकमेंड मैं करूँगी उनके पेरेंट्स को, कि उन्हें बताएं कि जो बेहतरीन लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ज़रूर ऐड करें, उनके पेजेस लाइक करें, जिससे कम से कम उन्हें बेहतर नॉलेज जो है वो मिलता रहेगा। सो गाइडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी कांट लिमिट दैट थिंग। सेकेंडली, जो क्वेश्चन आपने किया कि जो लोग डाइवोर्स प्रोसेस के अंदर जा रहे होते हैं, जब भी आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, डेफिनेटली देयर आर मैनी थिंग्स जो कि किसी भी मैरिज को अनसक्सेसफुल बना सकती हैं, और बहुत सारी शादियों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, आपको करनी भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शादी बच भी जाए। लेकिन पेरेंट्स दोनों को ये ज़रूर इस प्रोसेस में जहन में रखना चाहिए कि जब भी वो अलहदगी का फ़ैसला करें
तो फिर उसको रिस्पेक्टफुली एग्जीक्यूट करें। एक दूसरे पार्टनर पे ब्लेम मत करें अपने बच्चों के सामने, उन्हें बताएं कि दोनों ही लोग अच्छे हैं लेकिन समहाउ अब साथ नहीं चल सकते जिसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात भी अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ दे आस्क यू तो आप उन्हें कोई अप्रोप्रिएट वजह बता देते हैं अच्छे लफ्ज़ों में, रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने एक्स लाइफ पार्टनर के लिए, ताकि आपके बच्चों को ये पता चले कि देखें हर रिश्ता कामयाब शायद ना हो लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूर हमें मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि कोई भी रिश्ता जो टूटता है उसके टूटने का ट्रॉमा ही काफ़ी है, लेकिन आप उसको इस तरह मत तोड़ें कि जो इर्द गिर्द लोग हैं उन पे भी छींटे पड़ें या वो भी तकलीफ़ में से गुजरें। सो आप अच्छे तरीके से किसी भी रिश्ते को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वो ख़त्म होने वाला है। सो ये चीज़ें हैं कि आप अपने बच्चों को हमेशा रिस्पेक्ट सिखाते हैं दोनों पेरेंट्स की, और दोनों पार्टनर्स को ये करना चाहिए। कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने पार्टनर के हवाले से, चाहे वो एक्स पार्टनर है, लूज़ टॉक ना करें, बल्कि अच्छे लफ्ज़ों में उसको याद करें, उसकी कोई अच्छाई उनके सामने ज़रूर प्रेजेंट करें, और एक दूसरे पेरेंट से मिलने से रोकें भी ना। बच्चे आपके सांझे हैं, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मेरी है या तेरी है। सो बच्चे दोनों को मिलने चाहिए और अच्छे तरीके से मिलने चाहिए, रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें। जब भी आप देखें कि किसी एक पार्टनर के पास गया है तो अगर कोई अच्छी बात वो कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, अच्छी बात अगर वो समझते हैं नहीं करने को तो फिर बेशक खामोशी इख्तियार करें। फिर बच्चे के साथ जो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उस पर वो बात कर सकते हैं, उस रिश्ते को वो इंजॉय कर सकते हैं। सो ये चीज़ें पेरेंट्स जो हैं वो करके तो अपने बच्चों के अंदर ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, रिस्पेक्ट पैदा कर सकते हैं फॉर एवरीवन। इट इज़ नॉट अबाउट कि अगर कोई एक्स है तो अब वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, वो उतना ही रिस्पेक्टफुल है जितना कि वो रिलेशनशिप में जब था तो तब था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम। मुझे यकीन है आज का प्रोग्राम हमारे चंद शानदार प्रोग्राम्स में से एक होगा और हमारे देखने वालों को आज इस प्रोग्राम से बहुत मुफीद मशवरे भी मिले होंगे और बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटजीज़ भी मिली होंगी जो वो अपनी अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों की जान को भी बचा सकें और उनकी ज़िंदगी को एक शानदार मौक़े फ़राहम कर सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन हम आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।